नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे कोरोना के बेतहाशा बढ़ते आंकड़ों की और उस पर कोढ़ में खास का काम कर रही बदइंतजामी और मनमानी की जो मरीजों पर भारी पड़ रही है। सवाल यह है कि कोरोना से निपटने का प्रोटोकॉल क्या 5 महीने के बाद भी उन जिम्मेदार लोगों को समझ नहीं आया जिन पर लोगों की जान और देश को बचाने की जिम्मेदारी है। सवाल यह भी है कि क्या कुछ गंदे लोगों ने कोरोना महामारी को कमाई के मौके के तौर पर भी ले लिया है। और सवाल यह भी है कि जो सीरो सर्वे यूपी में आज से शुरू हो चुका है उसके क्या परिणाम होंगे। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो सारी व्यवस्था पर पानी भी फेरते हैं और डराते भी। भयावह हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। खतरनाक स्तर पर पहुंचा कोरोना संक्रमण। कोविड-19 से निपटने के लिए यूपी में होगा सीरो सर्वे। व्यापक स्तर पर चलेगा कोविड-19 से निपटने का अभियान। लेकिन व्यवस्था को मजाक बनाने वालों से कौन निपटेगा? अस्पतालों में बदइंतजामी करने वालों को कौन पकड़ेगा? आंकड़ों के खेल में लगे अफसरों को कौन टाइट करेगा? कोरोना के साथ साथ बदइंतजामी से निपटने की भी चुनौती। जितना बेलगाम संक्रमण उतनी ही बेलगाम अव्यवस्था। उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल यही है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें क्या उत्तर प्रदेश उस हालत में खड़ा है कि अब बढ़ते हुए संक्रमण के खतरे से लोगों को बचाया जा सके। कुछ खास मेहमान जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अब्दुल हफीज गांधी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर नीतू चौहान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एचओडी है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से, और डॉक्टर सुशील सिन्हा जी सदस्य आए हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुशील जी आपके पास ही आते हैं। हम जो राजनीतिक जो कमेंट्स है वो हम लेंगे। सुशील जी संपर्क नहीं हुआ है। डॉक्टर नीतू चौहान जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरी तस्वीर दिख रही है कि संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हालात थामे नहीं थम रहे हैं, लेकिन आज से जो सीरो सर्वे शुरू हुआ है, सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि सीरो सर्वे का मतलब क्या है, क्या फायदा होता है इसका? नमस्कार। सीरो सर्वे से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं या जो कैरियर हैं उन लोगों के बारे में भी हमें पता चल पाएगा कि क्या उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं। एक्चुअली अब हम स्टेज 3 में आ चुके हैं जिसमें जो संक्रमण है वो कई बार लोगों में हो रहा है और पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कुछ लोग कैरियर हैं, कई बार लोग टेस्ट भी नहीं करवाने जा रहे हैं। इस वजह से हमारे लिए जी स्टेज 3 का मतलब कम्युनिटी स्प्रेड है। और कम्युनिटी स्प्रेड में ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग अगर अस्पताल भी नहीं जा रहे या किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के संपर्क में नहीं आ रहे उसके बाद भी वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कैरियर की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर इन्फेक्शन है और कई बार वो पता नहीं चल पा रहा है इन्फेक्शन, और वो दूसरों को संक्रमित कर रहा है। बिल्कुल, ये एक विकट स्थिति है और इस स्थिति से हम क्या निपट पाएंगे? अशोक पांडे जी, देखिए, देखते ही देखते हम कम्युनिटी स्प्रेड के दौर में पहुंच गए। अब जो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो भी बंद हो गई, उससे भी जानकारी मिलनी बंद हो गई है। लेकिन जो तस्वीर सुल्तानपुर से आई वहां से जानकारी मिल रही है कि जो कोरोना किट है वो 2800 की बजाय 10,000 में मिल रही है। प्रयागराज से तस्वीर सामने आ रही है कि कोविड अस्पताल में सुविधाओं के लिए वसूली हो रही है परिजनों से, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, मरीजों को लात से मारा जा रहा है। इसी स्थिति में सर हम कोरोना से निपटेंगे क्या? ये कुछ संवेदनहीन और गंदे लोगों ने पूरे व्यवस्था को हाशिए पर और बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके विभिन्न मंडलों की बैठक इस मुद्दे पर कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जिस तरह से हमारी सरकार लगी है, हमने 2-2 मंत्रियों को बलि चढ़ा दिया, अनेक मंत्री संक्रमित हुए, विधायक संक्रमित हुए। आपने देखा प्रारंभिक दौर में जिस तरह से अस्पताल की व्यवस्था सुधारी गई, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लाने का काम किया गया,
बम्बई और दिल्ली से उन्हें भगाया गया था, उन्हें उत्तर प्रदेश में ला के भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। और आज भी योगी जी लगातार विभिन्न मंडलों में बैठकें कर रहे हैं। इसमें गंभीरता के साथ अब निश्चित तौर पे जिस तरह के जांच का दायरा बढ़ाया गया है, निश्चित तौर पे यही होना चाहिए। बिल्कुल अशोक पांडे जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने पैसे दिए हैं, केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। आज सवाल तो यहाँ आकर खड़ा हो गया है कि वो पैसा क्या कुछ गंदे लोगों के हाथ वो कमाई का जरिया बनने लगा है क्या? सुल्तानपुर, प्रयागराज बहुत बड़े उदाहरण है। प्रयागराज में तो सिलसिला खड़ा हो गया है, कब पकड़े जाएंगे ये लोग? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे जहां इस तरह की लापरवाही हो रही है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस पर अगर कोई भ्रष्टाचारी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग दुष्प्रचार भी ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने कहा कि चेतन चौहान के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, मर गए। बाद में उनकी पत्नी ने लिख के दिया कि नहीं, चेतन चौहान जी का इलाज सही से हो रहा था। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी ने चिट्ठी लिख के वहाँ के अधिकारियों को कहा, ये जरूर है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो निश्चित तौर पे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। गांधी साहब, जिस तरीके की तस्वीरें हैं और जिस चीज़ का डर पूरा देश डर रहा था कि कम्युनिटी स्प्रेड में हम ना चले जाएं, इस पे जो स्टेज 3 है उस पर ना चले जाएं, उसमें तो हम चले गए, खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या जिम्मेदारी विपक्ष की हो सकती है, क्या जिम्मेदारी सरकार की हो? कैसे हालात संभलेंगे? व्यवस्था बनानी है, व्यवस्था से लड़ना भी है, और जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो अपनी अलग जगह खतरा बढ़ाए हुए है। अवधेश जी, मैं समझता हूं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और जहां जहां अव्यवस्थाएं हैं, जहां लापरवाही है, वह उसकी तरफ ध्यान दिलाना। आप ये देखें कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद के अंदर 2 कोविड पेशेंट ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वहां अव्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं। इसी तरह से अभी आगरा का केस निकल कर आया, हालांकि वो नॉन कोविड केस था, जहां पर एक बच्चे को जो है हॉस्पिटल ने खरीदने की बात कही। और इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में देखिए कि यहाँ 7-7 घंटे एम्बुलेंस नहीं मिलती है कोविड केसेस में। अभी मैं 2 दिन पहले का एग्जांपल दूं आपको कि एक वरिष्ठ संवाददाता पीटीआई के, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर हर जगह फोन किए गए, लेकिन 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हालांकि वो नॉन कोविड केस थे और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण जो है मौत हो जाती है। तो जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में इतनी अव्यवस्था है कि आप कोविड छोड़िए, नॉन कोविड केसेस में भी जो है पूरी तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। अभी 15-20 दिन पहले हमने देखा था कि जो 102 और 108 एम्बुलेंस है, उनके ड्राइवर्स ने अव्यवस्था को लेकर एक स्ट्राइक किया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि हम काम पर नहीं जाएंगे। इसी तरह से हर जगह जो है अव्यवस्थाएं निकल कर आ रही हैं। कोविड वार्ड्स के अंदर, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर हमने देखा कि कहीं गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं मरीज जो है वो निकल के चले जाते हैं और हॉस्पिटल को पता नहीं होता है। तो एम्बुलेंसेस सेवाएं कहीं ना कहीं जो है एक तरह से ठप नजर आती हैं, जहां पर मरीज बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं। डॉक्टर नीतू जी, जो कम्युनिटी स्प्रेड की चीज है, इस पर तो हम आपसे समझेंगे कि अब क्या स्थिति है, लेकिन ये जो अस्पताल में बार बार अव्यवस्था की तस्वीर सामने आती है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था की वजह क्या है? पैसों की कमी, संसाधनों की कमी, मरीज इतने बढ़ गए कि संभाले चीज़ें नहीं संभल रही। क्योंकि जब अव्यवस्था पूरी सामने आती है, हालात बिगड़े आते हैं, तो डर लगता है कि क्या हम इस हालात में कोरोना और उसके संक्रमण को थाम पाएंगे? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे जिस हिसाब से हमारे वार्ड्स और बेड्स पहले स्थापित किए गए थे, वो उस समय जब बनाए गए थे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा गया था कि कभी अगर कोविड पैंडेमिक से हमारा सामना होगा तो हम उसको कैसे झेलेंगे। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे सुधार हुए हैं। हमारे यहाँ प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर संजय काला सर के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी संसाधनों की भी कमी है और स्टाफ की भी कमी है। क्लास 3, क्लास 4 की कमी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कई बार आइसोलेशन से ड्यूटी अगर 14 दिन की लग रही है, उसके बाद 2-3 दिन का रेस्ट उन्हें दिया जा रहा है, उसके बाद वो लगातार काम कर रहे हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन और स्टाफ
तीनों ही अगर प्रॉपर वे में हमें मिलेंगे तो और अच्छे से हम अपनी सुविधाएं जनता को दे पाएंगे। जी, और एक सवाल और भी आपसे कि क्या अब ये जनता को समझ लेना चाहिए कि वो घर में भी हैं तो सुरक्षित नहीं है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, कोई कहीं भी रहे वो किसी भी वक्त जद में आ सकता है, अब बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ये हालात बन गए हैं क्या? जी बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो भीड़ वाले स्थानों पर जाने के बाद भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरह से घर में आने के बाद सैनिटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। उसके वजह से ऐसा भी हो रहा है कि घर जब पहुंचते हैं लोग सैनिटाइजेशन नहीं होने की वजह से घर वालों को भी संक्रमित कर रहे हैं। देखिए घर सुरक्षित हैं, लेकिन घर भी तभी तक सुरक्षित हैं जब तक घर का कोई भी सदस्य कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है। अगर घर का कोई भी सदस्य कोविड पॉजिटिव हो गया बाहर से, कहीं पर भी वो मार्केट में जा रहा है या भीड़ वाले स्थानों पर जा रहा है, क्योंकि अभी भी चाहे सरकार ने कितनी भी रोक लगाई है, अनलॉक होने के बाद जनता बिल्कुल इस चीज़ को मान बैठी है कि कोविड खत्म हो चुका है और लोग मास्क और सैनिटाइजर्स का प्रयोग ये नहीं कैसे कर रहे इम्प्लीमेंट हैं। होगा जो ये एक बहुत जानने बड़ी की वजह है कोशिश कि करेंगे हम लगातार अशोक कोरोना पांडे जी संक्रमण से। बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सवाल ये है कि एक तरफ तो बढ़ते हुए भयावह आंकड़े हैं और दूसरी तरफ से अव्यवस्था की जो तस्वीरें आ रही हैं कम्युनिटी स्प्रेड के बीच से, खासतौर से आप प्रयागराज से जुड़े हैं तो सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं, तेज बहादुर सप्रू में खाने को लेकर दिक्कत आई, स्वरूप रानी में एक बुजुर्ग महिला को गार्ड ने पैरों से पीटा, स्ट्रेचर नहीं मिला, अब तस्वीर सामने आ गई कि कोविड वार्ड में सहूलियत के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सर क्या दोहरी चुनौती आप लोगों के सामने, कोरोना से भी लड़ना है, भ्रष्ट सिस्टम से भी लड़ना है? जी, अगर हम अभी बात करें तो ये कोरोना से तो हम लोग सारे के सारे लोग मिलके, यानी कि जो हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं और साथ ही साथ जो है हमारे प्राइवेट के डॉक्टर्स हैं, सब मिलके जो है लड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी चुनौती ये फील आ रही है हम लोग के बीच में कि जो जनता है, जनता अभी कोरोना को उतने सीरियसली ले नहीं रहा है जी। और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातें भी हो रही हैं और जनता इसे समझने में जो है नाकामयाब हो रही है। मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता इस बीमारी को बहुत ही सीरियसली ले और साथ ही साथ जो डिस्टेंस मेंटेनिंग करने की जो प्रक्रिया है उसको मेंटेन करे, मास्क लगाए, सैनिटाइज़र को बीच बीच में यूज़ करें, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो कम्युनिटी स्प्रेड तो ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। हम कम्युनिटी को फिर बचाने में जो है असमर्थ बड़ी होंगे मुश्किल होगी। लेकिन और सर दिन ब दिन जो चूंकि है आप आईएमए के सदस्य हैं, इसलिए एक बड़े कैनवास पर मेरा आपसे सवाल ये है कि जनता तो नहीं समझ रही है, भुगत रही है और जनता को समझाना होगा सख्ती से, लेकिन आप लोगों की व्यवस्थाओं में आखिर कौन सेंध लगा रहा है कि 5 महीने के बाद भी बेसिक चीज़ों पर बड़ी बुरी तस्वीर आ रही है, चाहे खाने का सवाल हो, चाहे स्ट्रेचर न मिलने का सवाल हो, चाहे कोविड वार्ड में परिजनों से वसूली का सवाल हो, ये तमाम अलग अलग ज़िलों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। इस व्यवस्था को कौन बिगाड़ रहा है, ये कैसे सुधरेगी? देखिए, इस व्यवस्था को जो बिगाड़ रहा है वो डॉक्टर्स नहीं बिगाड़ रहे हैं। डॉक्टर्स अपने लेवल पे जो है पूरी तरीके से जो है पूरी तन्मयता से जो है काम कर रहे हैं और वो उनकी पूरी कोशिश यही है कि कोरोना में कोई भी पीड़ित अगर हम आता है तो उसको हम अच्छे से अच्छा इलाज दें। मैं उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, उस नाते मैंने जो है अपने सारी इकाइयों के डॉक्टरों को जो है ये सूचित कर दिया है, उनको दिशा निर्देश दिया हुआ है कि आप कोरोना के इस काल में मानवता की दृष्टि जो है रखें, पूरी तरीके से कमर्शियल जो वैल्यू है उसको ना अपनाएं और अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो इस तरीके की वारदातें नहीं होंगी। बिल्कुल। रह गई बात जो एक दो जगह जो छुटपुट वारदातें हुई हैं वो सत्य है, आपके समक्ष भी है और हमारे समक्ष भी है और हम लोग इसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा रिपीट ना हो जी। और जो हमारे मेंबर्स हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के मेंबर हैं या डॉक्टर्स हैं, अगर उनकी तरफ से कहीं भी कुछ हो रहा है तो उनको हम लोग जो है सचेत कर रहे हैं। सचेत करने की जरूरत भी है। अब्दुल हाफिज गांधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरीके की वारदात रिपीट नहीं होनी। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे जनता की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ जनता पे नहीं डाल देना चाहिए। आप देखिए कि जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो सरकारें कितनी सीरियस थी, उस जनता ने भी पूरा का पूरा सहयोग दिया,
लेकिन उसके बाद आप देखिए कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। आज आप लैब्स में उठा के देख लीजिए, प्राइवेट लैब्स में जो है टेस्ट अगर करा रहे हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे ही निकलेंगे। इस तरह की जो धांधली चल रही है, मेरठ के किसी सामने आए जहां पर कहा गया कि जानबूझ के जो है कोरोना पॉजिटिव कर दिया जा रहा है। तो ये जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक आपदा को जो है अवसर समझ रहा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, प्राइवेट डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, उनकी एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि जनता को ठगा नहीं जाए। हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है तो उनके लाखों में बिल आ रहे हैं। ये मानवता का सवाल है, ये त्रासदी है। मैं समझता हूँ कि इसमें प्राइवेट डॉक्टर्स को भी साथ देना चाहिए, और हो ये इसलिए रहा है क्योंकि पब्लिक सेक्टर में, यानी कि जो हमारी सरकारी आमला है या सरकारी अस्पताल में, वहां पर अव्यवस्था है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इसलिए लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। और जब वो प्राइवेट की ये तरफ एक अहम जाते हैं सवाल है तो अशोक वहां पर पांडे उनकी जी। जेब खाली की जाती है कहीं ना कहीं। अभी आपके वाराणसी से ही एक ऑडियो वायरल हुआ था, आपके यहाँ के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने फोन किया था, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी बनारस को बचा लीजिए, यहाँ पर लूट मची हुई है। चाहे बिल्स की बात हो या चाहे नियमों के पालन करवाने की, जो बार बार दोनों डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्क कोई नहीं पहन रहा, कौन पालन करवाएगा? जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे शुरू में ही प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाए रखिए, और जान है तो जहान है। ये सबसे बड़ी बात है। सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना की कोई दवा अभी वैक्सीन नहीं है। लोगों को इसका अनुपालन जरूर करना चाहिए, करबद्ध निवेदन है। और जो व्यापारी ने बात किया था, तो प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत उन्होंने किया था। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों की फीस बनारस के प्रशासन ने तय कर रखी थी कितना आपको देना है। अगर कहीं इस तरह की व्यवस्था मिलती है, अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार मिलता है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या तस्वीर बदलेगी? और सबसे अहम सीरो सर्वे पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स भी बने हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो आज सवाल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर है, आज सवाल व्यवस्थाओं को लेकर है, सवाल लापरवाहियों को लेकर है, और सवाल सीरो सर्वे को लेकर भी है। क्या सीरो सर्वे की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब खतरा बहुत बढ़ गया है। हम सीधे एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी, सीरो सर्वे क्या इसलिए करने की ज़रूरत पड़ रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, 3rd स्टेज में हम जा चुके हैं, और अब ज़रूरी है कि बड़े स्तर पर चीज़ों को पता लगाया जा सके। स्थिति कंट्रोल में है या हाथ से बाहर जा रही है? जी, देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड पूरी तरीके से जो है हो चुका है, इसे हम सब लोग जो हैं जान लें और मान भी लें। ठीक है, साथ ही साथ अब हमें करना क्या है कि हमें मास स्क्रीनिंग करनी है। मास स्क्रीनिंग तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट हो जिससे हम या तो उसकी एंटीजन को जो है जान सकें जी, मास स्केल में, या फिर एंटीबॉडी को जो है जान सकें। सीरो टेस्ट एंटीबॉडी को टेस्ट करता है, और बहुत ही कम समय में जो है ये टेस्ट हो सकता है, और एक ही साथ ये एलाइजा के माध्यम से होता है, और 90 टेस्ट एक साथ हम लोग लगा सकते हैं। जब 90 टेस्ट एक साथ हम लगाएंगे और 60 मिनट के अंदर जो है हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो हम मास यानी कि जो है हमारी जो जनता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम देख सकते हैं कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। सीरो टेस्ट से इन्फेक्शन का पता चलता है कि इस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, और इसमें IgG, IgM और IgA ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। जो IgG के लिए ये टेस्ट है, और IgG का टेस्ट जो है 10 से 14 दिन के बाद जो है पॉजिटिव आता है। तो हमें इस समय कोरोना से लड़ने के लिए मास स्केल पे लोगों का टेस्ट कराना ज़रूरी है। वो एंटीजन के माध्यम से भी है और एंटीबॉडी के माध्यम से। तो एंटीबॉडी के लिए जो है ये टेस्ट है। ठीक है डॉक्टर नीतू जी, मास स्केल पर हम टेस्ट कर भी ले लें, हमारे साथ परिणाम आ भी जाए, तो स्थिति तो ये है, ज़मीनी हालात तो ये आ रहे हैं कि भले ही आप ये दावा सरकार कर दे कि 1 लाख 1.5 लाख हमारे पास बेड हैं, पर वेंटिलेटर्स तो बहुत कम है, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स की। मास टेस्ट कर भी लें, परिणाम नीतू जी जो आएगा, क्या हम वो सुविधाएं देने की स्थिति में हैं अभी?
नहीं, अगर जी, अगर हम सरकार बात करें की तरफ उत्तर से प्रदेश की, निरंतर तो प्रयास उत्तर किए प्रदेश जा में रहे जो है हैं और पर्याप्त लगातार मात्रा के एसएन मेडिकल वेंटिलेटर कॉलेज हैं। को भी सरकार की और- तरफ से और वेंटिलेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जी साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर मान लीजिए हम एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं और हमें पता चलता है कि इसमें एंटीबॉडी आ रही हैं, तो जो एक प्लाज्मा थेरेपी है जो कारगर सिद्ध हो रही है कोविड-19 पेशेंट्स की मदद करने में, उसमें हमें और सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। कई बार पहले हम ऐसा कर रहे थे कि अगर लोग पॉजिटिव रहे हैं उसके बाद ही हम उनका प्लाज्मा डोनेशन करा रहे थे, बट सीरो सर्विलेंस की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों में एंटीबॉडीज़ हैं उन तक पहुंच पाएंगे और प्लाज्मा डोनर्स हमारे पास अधिक संख्या में आ सकेंगे सीरो सर्विलेंस की वजह से। इस तरह से सीरो सर्विलेंस एक फ़ायदेमंद व्यवस्था है जिसमें कोविड-19 के उपचार में भी फायदा मिलेगा और साथ में कितना संक्रमण हो चुका है, ये एक अच्छी बात है लोगों कि में herd प्लाज्मा immunity कितनी आई के है, डोनर्स उसके ज्यादा बारे में मिलेंगे। भी हमें पता 20 सेकंड का वक्त है। अब अब्दुल हफीज गांधी जी, आपसे एक आखिरी कमेंट चाहेंगे, विपक्ष के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या इस वक्त सरकार करे, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा, जो खतरा हम कह रहे थे, वो तो आके दस्तक दे चुका है हमारे दरवाजे पर। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सरकारी क्षेत्र में, सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाएँ बढ़ानी पड़ेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ेंगे, बेड की व्यवस्था देनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लखनऊ जैसे शहर में भी, जहाँ पर कैपिटल है, वहाँ पर भी बेड बहुत आसानी से मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन वार्ड बनाने चाहिए, बेड के मुहैया कराने चाहिए, और जो वेंटिलेटर्स की बात की गई है, वेंटिलेटर्स मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको प्रोक्योर करने के लिए सरकार को और प्रयास बिल्कुल, करने और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी जान की कीमत को समझे और ये समझ जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड है, कोई कहीं भी संक्रमित हो सकता है और उसके बाद सुविधाओं की क्या स्थिति है वो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कोरोना का खतरा बहुत बढ़ चुका है, स्टेज 3 पर आ चुके हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, यही सबसे सस्ता और अच्छा इलाज है उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल।